स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड यूनिट में नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ कार्नोट इंजन्स। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। किसी भी ऊष्मा इंजन में अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कि कार्य में रूपांतरित हो जाता है उसको हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या इंजन की दक्षता नीटा कहते हैं। और इंजन की दक्षता क्या कहलाई? किए गए कार्य और उच्च ताप के स्रोत से ऊष्मा अवशोषित होने वाली ऊष्मा का अनुपात। तो नीटा बराबर W क्या है? किया गया कार्य डिवाइडेड बाय Q2 जो कि हमने सोर्स से ऊष्मा अवशोषित हुई है। तो नीटा बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2। T2 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, T1 टेम्परेचर ऑफ सिंक है या निम्न ताप वाले स्रोत का ताप है, और इन दोनों का अनुपात जो है उससे हमें इंजन की दक्षता प्राप्त होती है। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि किसी भी इंजन की दक्षता केवल स्रोत तथा सिंक के तापों पर निर्भर करती है, किसी भी कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। अब इंजन की दक्षता चूंकि ताप पर ही निर्भर कर रही है, तो हम देख सकते हैं कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 का मान हमेशा ही 1 से कम होगा, या दूसरे अर्थों में इंजन की दक्षता का मान भी हमेशा 1 से कम होगा, यानी कोई भी इंजन 100% दक्ष नहीं होगा। अगर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान Q है जो कि Q2 माइनस Q1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार कि W इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, और उस स्थिति में इंजन दक्षता को हम अवशोषित ऊष्मा के रूप में भी लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज आल्सो इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो इस ऊपर वाली जो इक्वेशन है जो पिछली स्लाइड में थी, उससे हम क्या कह सकते हैं कि हर स्टेप में हमारा सिस्टम कैसा है? रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अवस्था में है, और इस उत्क्रमणीय अवस्था में ही तंत्र द्वारा अधिकतम कार्य किया जा सकता है। परंतु अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो थ्योरेटिकल मान और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ में बहुत अंतर आता है। प्रैक्टिकल वैल्यूज़ में हमेशा तंत्र को हम रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अवस्था में नहीं रख सकते, और उस स्थिति में जो इंजन की दक्षता है वो भी कुछ कम हो जाती है। तो इंजन की दक्षता को हम वापस कैसे लिख सकते हैं? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। अब हमने जो साइकिल लिया था कार्नोट साइकिल, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस लिया था, तंत्र पुनः अपनी मूल अवस्था में आ गया था। 2 बार हमने समतापी प्रसार समतापी संपीड़न किया, और 2 बार हमने रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न किया। और इस स्थिति में उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में चक्र जब पूर्ण होता है तो इंजन एक बार अग्र दिशा में चलता है और एक बार विपरीत दिशा में कार्य करता है, और उस स्थिति में तंत्र के साथ ही साथ परिपार्श्विक भी जो सराउंडिंग है वो भी अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि तंत्र में उपस्थित जो पदार्थ हैं यानी ऊष्मा है, मूल रूप से हम किस पर हैं? ऊष्मा पर। तो ऊष्मा भंडार अगर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं तो चक्र के विपरीत दिशा में चलने पर, या इंजन अगर विपरीत दिशा में कार्य करता है यानी इंजन पर कार्य होता है, तो उस स्थिति में कुल मिलाकर ऊष्मा में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। एक बार ऊष्मा अवशोषित होती है और दूसरी बार ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसा देखो नीचे टेबल में दिख रहा है कि जब तंत्र अग्र दिशा में चलता है तो शुद्ध ऊष्मा क्या है? Q। ऊष्माओं में अंतर, Q2 ऊष्मा अवशोषित हुई और Q1 ऊष्मा
बाहर निकली -Q1। संबंध हो गया Q2 माइनस Q1। जब तंत्र उल्टी दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में, प्रति दिशा में, तो क्या होगा? शुद्ध ऊष्मा -Q, यानी ऊष्मा निकल रही है। पहले जितनी ऊष्मा अवशोषित हुई उतनी ही ऊष्मा अब निकल रही है, और Q2 ऊष्मा माइनस में निकल रही है, प्लस Q1 ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो इस वक्त -Q किसके बराबर हुआ? Q2 प्लस Q1 के। तो हम देख सकते हैं कि सब में साइन उल्टे हुए हैं, मात्रा उतनी की उतनी ही रही है। तो ये जो हैं, ये कहलाते हैं उत्क्रमणीय चक्र के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम एक ऐसी परपेचुअल मोशन मशीन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले परपेचुअल या शाश्वत गति मशीन क्या है? तो हम अगर ऐसी मशीन बनाना चाह रहे हैं जो ऊष्मा अथवा किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा का व्यय किए बिना ही सतत रूप से कार्य करती रहे, तो हम इस प्रकार की ऊष्मा को फर्स्ट टाइप, प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन या फर्स्ट टाइप ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन क्या हुई? जिसमें तंत्र कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं कर रहा है और सिर्फ कार्य हो रहा है। कार्नोट के रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय इंजन के आधार पर केल्विन ने, हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि सेकेंड लॉ दिया था, और उस सेकेंड लॉ के अनुसार क्या निष्कर्ष निकला था कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो कि ऊष्मा अवशोषित किए बिना सतत रूप से कार्य करती रहे, और इसको हम कहते हैं द्वितीय प्रकार का शाश्वत गति मशीन या सेकेंड टाइप ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन। अब हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम परपेचुअल मोशन मशीन या शाश्वत गति मशीन का समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि हम ये मान लेते हैं कि इस तरह की मशीन बनाना संभव है जिसमें हम ऊष्मा अवशोषित ना करें और कार्य होता रहे। तो हमने ऐसी मशीन बनाई जिसमें उच्च ताप, सबसे ऊपर देखिए सोर्स जिसे हम कहते हैं, T2 से सोर्स द्वारा Q2 ऊष्मा अवशोषित की गई, और निम्न ताप T1 के सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं दी जा रही है। नीचे एरो देखिए, कोई ऊष्मा नहीं दी जा रही है। T1 को कोई ऊष्मा दिए बगैर पूरा की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो गई। इस मशीन द्वारा उत्पन्न कार्य का उपयोग हमने क्या किया? एक रेफ्रिजरेटर, सोर्स हमारा गर्म ताप का है, रेफ्रिजरेटर हमारा ठंडे ताप का है, तो रेफ्रिजरेटर उत्पन्न करने के लिए हमने किया है, चलाने के लिए। तो अब रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए देख रहे हैं हम कि कार्नोट इंजन से जो ऊष्मा अवशोषित हुई, उस ऊष्मा अवशोषित करके उसको कार्य में परिवर्तित किया, और उस कार्य से -W से हमने क्या किया है? रेफ्रिजरेटर को चलाया है। साथ ही साथ आप डायग्राम में देखिए कि कम स्रोत के ताप से T1 से रेफ्रिजरेटर ने ऊष्मा जो ली है वो वापस उससे ज़्यादा ऊष्मा उसने सोर्स को दे दी है। तो ये आपको डायग्राम से दिख रहा है। अब रेफ्रिजरेटर जैसा कि सिंक से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, और चूंकि रेफ्रिजरेटर पर कार्य हो रहा है किसके द्वारा? सोर्स के द्वारा, इंजन के द्वारा, और उस पर W कार्य भी हो जाता है, तो उसके पास ऊष्मा की मात्रा अधिक हो गई, Q1 प्लस Q2, और अब ये Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ये सोर्स को दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों जब जॉइंट हो गए, एक साथ हमने जोड़ दिए, तो वो निम्न ताप से सिंक के Q1 ऊष्मा अवशोषित करते हैं और उच्च ताप के सोर्स को ऊष्मा देते हैं, जो कि संभव नहीं है। ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि जो हमने माना था कि द्वितीय प्रकार की शाश्वत मशीन जिसमें तंत्र जो है कम ताप वाले सोर्स से ऊष्मा लेके कार्य में परिवर्तित कर सकता है, यह बनाना असंभव है। कार्नोट ने और क्या कहा था कि स्रोत तथा सिंक के समान ताप। अगर हम दो ऐसे सोर्स और सिंक ले रहे हैं जिनके टेम्परेचर्स लगभग समान हैं और इनके बीच में हम उत्क्रमणीय इंजनों को रखते हैं, एक या दो से अधिक रखें, तो उनकी जो है वो दक्षता का मान समान रहता है। कार्यकारी पदार्थ कुछ भी लिए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंजन की दक्षता का मान कार्यकारी पदार्थ या द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब डायग्राम से देखिए आप कि आपको दिखाया जा रहा है कि हमने दो उत्क्रमणीय इंजन लिए हैं, ए और बी, दोनों को सोर्स T1 और सिंक T1 के बीच में जोड़ दिया है। और अब दोनों इंजनों को हमने इस तरह से लगाया है कि ए इंजन में अग्र यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है और बी में रिवर्स प्रतीप या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। तो पहले सोर्स से Q2 ऊष्मा ए द्वारा अवशोषित की गई और तंत्र द्वारा कार्य किया गया और जितनी ऊष्मा बची थी वो सिंक को दे दी गई। तो कितनी ऊष्मा वापस दी गई? -Q2 - W, यानी Q2 में से जितना कार्य हुआ उसके अलावा बची हुई ऊष्मा सिंक को दे दी। जितनी ऊष्मा सिंक को दी गई थी उतनी की उतनी ऊष्मा Q2 - W बी इंजन द्वारा ली गई और बी इंजन पर कार्य किया गया, यानी -W, और फिर बी इंजन ने सोर्स को ऊष्मा दी Q2। एरो थोड़ा सा उल्टा है इसलिए आप इसको चेक कर लें। तो इस स्थिति में अगर इंजन की दक्षताएं NA और NB हैं तो हम कह सकते हैं कि जो NA है वो NB, अगर सपोज करते हैं कि दोनों की दक्षताएं अलग अलग हैं तो उस स्थिति में हम माने कि अगर NA इज ग्रेटर देन NB, तो उस स्थिति में T1 से जो ऊष्मा अवशोषित हुई उसमें जो कार्य में परिवर्तित हुआ सिंक को दिया गया और दोबारा सिंक से ऊष्मा ली गई, और फिर अगर NA इज ग्रेटर देन NB है तो W इज ग्रेटर देन W डैश, जो कि किससे किया गया है? B इंजन से। पर यह संभव नहीं है क्योंकि ऊष्मा A, इंजन A जितनी ऊष्मा सिंक में विसर्जित करता है उससे अधिक ऊष्मा इंजन B सिंक से अवशोषित कर लेता है, यानी A द्वारा जो सिंक को ऊष्मा दी जा रही है उससे ज़्यादा ऊष्मा B द्वारा ली जा रही है और उस स्थिति में W - W डैश, यानी दोनों इंजन का कार्य W - W डैश ऊष्मा सिंक से अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देना है, जबकि यह संभव नहीं है। और यदि ऐसा संभव होता कि हम पूरी की पूरी ऊष्मा को लेकर उसको कार्य में परिवर्तित कर दें तो हम क्या करते? हम ये करते कि समुद्र से या एटमॉस्फेयर से सारी की सारी ऊष्मा अवशोषित करते और उसे लगातार कार्य में परिवर्तित करते चले जाते, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब NA इज नॉट ग्रेटर देन NB, बल्कि क्या होगा? NA इज इक्वल्स टू NB, यानी दो समान ताप के सोर्स और सिंक के बीच में हम कितने भी उत्क्रमणीय इंजन लगा दें उन सब की इंजन दक्षता का मान हमेशा बराबर रहेगा। अब हम आ रहे हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर पे, और रेफ्रिजरेटर का मतलब, जो कि हम सब जानते हैं ठंडा, इसका मतलब हम सिंक से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो देखो कार्नोट चक्र हम जानते हैं कि पूरी तरह से कैसा है? रिवर्सिबल है। यदि इस चक्र को हम इंजन के समान मानते हैं, हीट इंजन के समान, तो हम इसे गर्म स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करता है। T2 से Q2 ऊष्मा अवशोषित हुई
और ऊष्मा में द्वारा कार्य में परिवर्तन W हुआ और बची हुई ऊष्मा सिंक को चली गई। तो ये तो हमारा है ऊष्मा इंजन। अगर उल्टी दिशा में कार्य कराया जाए, प्रतीप दिशा में कार्य करें, तो इसमें क्या होगा, इंजन ठंडे सिंक से T1 से ऊष्मा अवशोषित करेगा। अब ठंडे से ऊष्मा अवशोषित करी है तो गर्माहट तो आएगी नहीं, फिर तंत्र या इंजन पर ही कार्य होगा बाह्य परिपार्श्विक द्वारा, तो वर्क पॉजिटिव होगा। और फिर ऊष्मा जो है वो Q2 सोर्स को दे दी जाएगी। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो ये जो उल्टा हो रहा है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। अतः प्रतीप दिशा में यह जो इंजन है वो कैसा काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर के समान कार्य कर रहा है। अर्थात यह ऊष्मा ठंडे सिंक से लेकर गर्म सोर्स को ट्रांसफर कर रहा है। ये हमारा डायग्राम है जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर का है। तो जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है वो हमारा हीट इंजन का है या कार्नोट इंजन का है। तो कार्नोट इंजन में सोर्स T2 से ऊष्मा ली तंत्र ने, Q2 कार्य किया गया इंजन द्वारा यानी -W, और फिर -Q1 ऊष्मा सिंक को दे दी गई। यह है हमारा कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन या हीट इंजन। कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर इसका ठीक रिवर्स है। हमने सिंक से Q1 ऊष्मा ली, सिस्टम पर कार्य हो रहा है और फिर जो रेफ्रिजरेटर है वो सोर्स को ऊष्मा दे रहा है -Q2। तो इस तरह से ठंडे से गर्म की तरफ हम चल रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक, तो वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे थे, इंजन दक्षता, और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इंजन पर किए गए कार्य और निम्न ताप के सिंक का टेम्परेचर ले रहे हैं इस वक्त, तो हमने लिया है उसका अनुपात को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक। तो रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक जो है वो हुआ -W/Q1। W किसके बराबर है, Q1 - Q2 के, तो -W किसके बराबर हो गया, Q2 - Q1 के। और उस स्थिति में कार्य दक्षता या कार्य दक्षता गुणांक, जिसको हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, वहाँ हम नीटा से लिखते थे, वो बराबर हुआ Q1/Q2 - Q1। वहाँ किसके बराबर होता था, Q2 - Q1/Q2। तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। तो ये आया T1/T2 - T1, और अगर ऊष्मा की फॉर्म में लेते हैं तो Q1/Q2 - Q1। तो इसे हम देख सकते हैं कि सिंक का ताप घटता है क्योंकि ठंडा है, और उस स्थिति में कार्य गुणांक का मान भी तेजी से कम होता चला जाता है। तो ये था हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्नोट इंजन्स।